दोस्तों जय हिंद। एसएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपका इस्तकबाल। दोस्तों आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो है वृक्षारोपण कार्यक्रम, वन संरक्षण पुरस्कार, वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण संबंधित कानून, वनों से संबंधित संस्थानें। यानी हमारा पहला जो हमारा टॉपिक होगा क्या होगा बेटा? वृक्षारोपण कार्यक्रम। दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा वन संरक्षण पुरस्कार। तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण संबंधित कानून, अधिनियम। एंड जो फोर्थ नंबर टॉपिक रहेगा वनों से संबंधित संस्थानें। तो आओ हम इन सभी टॉपिक पर महत्वपूर्ण क्या होते हैं मित्रों चर्चा करते हैं। देखो बात करते हैं मित्रों। पहला जो हमारा टॉपिक है मित्रों हमने कहा वृक्षारोपण कार्यक्रम। याद रखना मित्रों, जो भी राजस्थान के अंदर इन टॉपिकों से आने से पहले मैं थोड़ा पिछली क्लासों का एक रिवीजन कर लेता हूं। मैंने राजस्थान की वनस्पति के अंदर जो पहला भाग पार्ट 1 पे चर्चा की थी, उसमें यह कहा था कि राजस्थान के वनों का एक सामान्य परिचय पे चर्चा किया था, तो सामान्य वर्गीकरण पे बात किया था। तो मैंने ये कहा था कि राजस्थान के वनों को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक तो जो वन होते हैं प्रशासनिक वर्गीकरण होता है, और दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो भौगोलिक वर्गीकरण होता है। जो प्रशासनिक वर्गीकरण होता है उसमें हमने कहा था कि राजस्थान के वनों को तीन भागों में बांटते हैं। आरक्षित वन होते हैं, पहला सुरक्षित या रक्षित वन होते हैं, आरक्षित वन होते हैं, संरक्षित या रक्षित वन होते हैं, और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन होते हैं। यानी आरक्षित वन होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, संरक्षित या रक्षित वन होते हैं प्रोटेक्ट फॉरेस्ट होते हैं, अवर्गीकृत जो वन होते हैं उनको बोलते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं। आरक्षित वन जो होते हैं वो सर्वाधिक कहां होते हैं मित्रों? उदयपुर के अंदर होते हैं। किनको कहते हैं? वे वन जिन पर पशुपालन, आखेट है ना, शिकार आदि पर, लकड़ी काटने पर आदि पर पूर्णतः क्या होता है मित्रों? प्रतिबंध होता है। बात सुना के नहीं है? उसको बोलते हैं आरक्षित वन। सर्वाधिक कहां होते हैं मित्रों? उदयपुर में होते हैं। फिर हमने कहा था संरक्षित या रक्षित वन जो होते हैं वो कहां होते हैं? तो हमने कहा पशुपालन और लकड़ी की कटाई पर सीमित मात्रा में उसके अंदर क्या दी जाती है बेटा? छूट दी जाती है। और सर्वाधिक कहां मिलते हैं? तो हमने कहा था 12 में। अवर्गीकृत वन वे होते हैं जिन पे पशुपालन और वनों की कटाई पर कोई प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और ये कहां मिलते हैं? तो हमने कहा था मित्रों कहां मिलते हैं? बीकानेर में मिलते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर हमने कहा था कि राजस्थान के वनों का जो भौगोलिक वर्गीकरण है, इस भौगोलिक वर्गीकरण को मेनली मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं। जो उसका पहला भाग था, हमने कहा था पिछली क्लासों के अंदर, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन होते हैं पहला भाग। दूसरा भाग हमने कहा थोड़ा इधर आते हैं तो उष्ण कटिबंधीय धोकड़ा के वृक्ष होते हैं। फिर उधर की तरफ आते हैं तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन, पतझड़ के वन, पर्णपाती वन होते हैं। फिर उसके बाद में नीचे की तरफ आते हैं तो उष्ण कटिबंधीय हमने कहा सागवान के वन होते हैं। और लास्ट हमने कहा था उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। यानी बात हमने क्या कहा आपको? राजस्थान के वनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटते? 5 भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग क्या था? उष्ण कटिबंधीय जो कंटीले वन होते हैं। इन कंटीले वन कहां होते हैं? मिले हमने कहा बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में मिलते हैं। और इन वनों के अंदर जीरोफाइट पादप मिलते हैं, मरुद्भिद पादप होते हैं। इन वनों में नागफनी है, एलोवेरा है, कंटीले वन होते हैं जो पाए जाते हैं। फिर उष्ण कटिबंधीय जो धोकड़ा के वृक्ष होते हैं मुख्यतः हमने ये कहा था कहां पाए जाते हैं? तो हमने कहा था ये राजस्थान के लगभग 58% भाग पर पाए जाते हैं। और इसकी मुख्य अपन ने चर्चा किया था, तो हमने कहा था कि ये मुख्यतः हमने कहा था नागौर बेसिन है, शेखावटी प्रदेश, नागौर बेसिन, लूणी बेसिन के अंतर्गत मुख्यतः धोकड़ा के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें हमने कहा खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा, केर, बेर के वन क्या होते हैं मित्रों? मिलते हैं। फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन जो होते हैं, हमने कहा था ये पूर्व क्षेत्र में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, साथ साथ में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा के अंदर क्या होते हैं मित्रों? मिलते हैं। कौन से? उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन मिलते हैं। और ये मानसूनी वन जो होते हैं इनमें कौन से वन पाए जाते हैं? तो हमने कहा मित्रों इनमें साल, सागवान, शीशम, सैतूत, आम, चंदन के वन होते हैं। इसके अंतर्गत क्या होते हैं मित्रों? पाए जाते हैं। ये मैं आपके साथ में जो रैपिडली रिवीजन लेता हूं जल्दी जल्दी, ये सारी क्लासेस पिछली क्लासेस में ले चुका होता हूं, इसलिए मैं आगे के 5 मिनट होते हैं मैं उसका रैपिडली रिवीजन लेता हूं और फिर आगे चलता हूं। तो फिर हमने जो लास्ट भाग कहा, फिर हमने कहा उष्ण कटिबंधीय जो चौथा भाग था वो था सागवान के वन। कहां मिलते हैं? तो हमने कहा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर, कोटा झालावाड़ के क्षेत्र में क्या मिलते हैं बेटा? सागवान के वन मिलते हैं। और इन सागवान के वनों में
हमने क्या कहा, कौन से वन मिलते हैं, तो हमने कहा मित्रों सागवान के वनों में गूलर होती है, महुआ होती है, तेंदू के वन होते हैं जो पाए जाते हैं। फिर उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं ओनली फॉर राजस्थान में 1% भाग पर होते हैं, माउंट आबू सिरोही में मिलते हैं। और यहाँ पे हमने कहा मित्रों जामुन के वृक्ष होते हैं जो पाए जाते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा सदाबहार वन होते हैं जो मिलते हैं। इनकी विशेष चर्चा, पूरी चर्चा मैं पिछली क्लास में आपके साथ में कर चुका हूं मित्रों, मैं बार बार ये कह रहा हूं। फिर जो अगला हमारा जो राजस्थान की वनस्पति का जो भाग 2 था, उसमें हमने भाग 2 में वन गणना और वन संपदा पे क्या की थी मित्रों, चर्चा की थी। जो वन गणना है उसकी मैंने आपके साथ में चर्चा किया था कि नवीनतम वन नीति राष्ट्रीय स्तर पर, तो उन्होंने बताया था नवीनतम वन नीति के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कितने प्रतिशत भाग पे वन होने चाहिए, 33% भाग पर वन होने चाहिए। बात क्लियर हुआ कि नहीं? फिर राज्य वन नीति के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पे वन होने चाहिए, 20% भाग पर वन होने चाहिए। लेकिन राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पे वन है, तो याद रखना कितने प्रतिशत भाग पे वन, 7.22% भाग पर वन है। और उन 7.22% भाग पर वन में एक भाग जो है उसमें जो वन है वो 4.86% है, और वही वर्ष जो है वो हमने कहा 2.36% है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरी बात? ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं ये क्लास पिछली क्लासों में ले चुका हूं, मैं भी वर्तमान में इस पिछली क्लासों का एक रैपिडली रिवीजन ले रहा हूं, याद रखना मित्रों। फिर हमने कहा था कि राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां मिलते हैं, है ना, क्षेत्रफल के अनुसार और प्रतिशत के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन कहां मिलते हैं बेटा, उदयपुर में मिलते हैं, याद रखना। और प्रतिशत के अनुसार भी सर्वाधिक वन कहां मिलते हैं मित्रों, उदयपुर में मिलते हैं। हमने कहा सबसे वन कम कहां मिलते हैं, तो हमने कहा बेटा चूरू में मिलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार हमने कहा दोस्तों किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। और प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन कहां मिलते हैं, तो हमने कहा बेटा कम मिलते हैं, जोधपुर में मिलते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरी बात? तो याद रखना मित्रों ये सर्वाधिक वन। और बढ़ोतरी वनों में सबसे अधिक बढ़ोतरी कहां हुई, तो हमने कहा बेटा बाड़मेर में हुई है। और सबसे अधिक कमी वनों में कहां है, तो हमने कहा उदयपुर में ही है। इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम लोग पिछली वन गणना में कर चुके हैं। फिर अगला जो पॉइंट हमने लिया था वो लिया था वन संपदा के बारे में। जो वन संपदा है उसमें हमने खेजड़ी के बारे में, बबूल है, रोहिड़ा है, खेर है ना, फिर उसके अंदर सागवान के वन है, डाकपलास के वन है, तेंदू के वन है, महुआ के वन है ना। इन वनों का फिर आबू ऐसी डिकल पटेरा प्रकार की वनस्पति है, इनका जिक्र हमने पिछली क्लास में आपके साथ में किया था, याद रखना मित्रों। तो खेजड़ी को हमने क्या कहा था बेटा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया होती है, जैसलमेर में मिलती है, पश्चिमी राजस्थान में मिलती है खेजड़ी। बबूल होती है अकेसिया अरेबिका, इसका वनस्पतिक नेम होता है, पश्चिमी राजस्थान में मिलता है। खेजड़ी बबूल। अगला था रोहिड़ा, रोहिड़ा का नाम था बेटा टिक्को मेला अंडू लेता है रोहिड़ा। रोहिड़ा को हमने क्या राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है, मरुस्थल का सागवान भी कहा जाता है। बात समझा कि नहीं है? फिर हमने कहा था खेर के वन होते हैं जो उदयपुर में मिलते हैं। और हमने कहा थोड़ी जनजाति जो होती है इन खेर के वनों से क्या तैयार करती है बेटा, कत्था तैयार करती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरी बात? फिर हमने कहा था डाकपलास के वन होते हैं, इसी राजसमंद में होते हैं, इसे बोटिया ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी कहा जाता है। जंगल की ज्वाला के नाम से भी इसको क्या होते हैं मित्रों जानते हैं, डाकपलास के वनों को। फिर उसके बाद में हमने कहा बेटा सहतूत के वन होते हैं जो उदयपुर वगैरह में मिलते हैं। और सहतूत के वनों पर रेशम कीट पालन होता है और इसे सेरीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। और महुआ के वन होते हैं डूंगरपुर में मिलते हैं, उसका नाम मधुका लोंगीफोलिया इसका क्या होता है मित्रों, बॉटनिकल नेम होता है। और महुआ के वन को क्या होता है बेटा, हमने क्या कहा, हमने आदिवासियों का कल्पवृक्ष भी क्या होता है मित्रों कहा जाता है। तो ये मोटी मोटी बात मैं पिछली क्लासों में आपके साथ में कर चुका हूं। और आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है, पहला बात क्या है बेटा, वृक्षारोपण कार्यक्रम। देखो अपन वृक्षारोपण कार्यक्रम की बात करते हैं कि मरुस्थलीय वृक्षारोपण कार्यक्रम। वृक्षारोपण कार्यक्रम का जो पहला कार्यक्रम क्या था बेटा, मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1977-78 में हुई थी। और जिले कितने थे बेटा, 10 जिले में। मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम कितने जिलों में चला था, तो हमने कहा 10 जिलों में चला था। इसकी जो वित्तीय भागीदारी होती है वो कितनी होती है, केंद्र राज्य की 75:25। तो याद रखना मरुस्थल में वृक्षारोपण, मरुस्थल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कब हुआ था बेटा, 1977-78 में चालू हुआ था। बात समझ में आया कि नहीं? कितने जिलों में चला था, 10 जिलों में। वित्तीय भागीदारी केंद्र राज्य की 75:25। इसी प्रकार से हमने कहा बेटा डीडीपी कार्यक्रम भी चला था, एक था डीडीपी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीडीपी कार्यक्रम, जो कब था बेटा 1977 से 78 के बीच में चला था, है ना। इसका भी कार्यक्रम था डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब मरुस्थल विकास प्रोग्राम जो है 1977-78 में चला था, जिसका प्रमुख, जिसमें भी केंद्र राज्य की हिस्सेदारी कितनी बेटा, 75:25 में थी, याद रखना। तो पहला भाग हमारा क्या था, मरुस्थल वृक्षारोपण, मरुस्थल में वृक्षारोपण कार्यक्रम
77-78 में 10 जिले में चला था। वित्तीय भागीदारी केंद्र और राज्य में 75-25 थी। इस प्रकार से डीडीपी कार्यक्रम 77-78 में चला था। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी थी बेटा? 75-25 थी। आगे अपने बात करते हैं मित्रों, दूसरा भाग हमारा है अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वहां पे वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। वो कब चलाया गया? उसकी शुरुआत कब हुई थी बेटा? 1992 में हुई थी। इसका सहयोग किसने दिया था? तो हमने कहा बेटा जापान के द्वारा इसका सहयोग दिया गया। किस क्षेत्र में? अरावली का जो रीजन है इसमें वृक्षारोपण जो रीजन है वो किसके द्वारा दिया गया मित्रों? जापान के द्वारा दिया गया था। फिर तीसरी बात अपन बात करते हैं जो है हमारा राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना। राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना की जो शुरुआत कब हुई थी बेटा? हम कहेंगे 1996 से 2016 के बीच में राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना चलाई गई थी। लगभग ये 20 वर्षीय कार्यक्रम था। उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं अपन राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना, यानी जैव विविधता परियोजना मतलब जैव विविधता क्या होती है? हमने कहा भिन्न भिन्न जीवों को संरक्षण देना, यानी जीव और वनस्पति को संरक्षण देना ही क्या कहलाता है बेटा? जीव, हमने कहा जैव विविधता, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को क्या कहते हैं बेटा? जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता को संरक्षण दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो होता है इन सिटू कंजर्वेशन होता है, दूसरा होता है बेटा एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। इन सिटू का मतलब होता है जो जीव जहां रहते हैं उनको वहीं पर ही संरक्षण मिले, तो बोले इन सिटू कंजर्वेशन है। और जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हुआ हमने। और एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो जीव या जंतु जहां रहते हैं वह वहां का एनवायरमेंट उनके लिए उपयोगी नहीं होता है, तो उन जीवों को, उन वनस्पति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उनको संरक्षण दिया जाए, उसको बोलते बेटा एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। तो जंतु वाले क्या होता है? एक प्रकार का एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल्स है। बॉटनिकल गार्डन भी एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। उन जैव विविधता में जैव विविधता को संरक्षण दिया गया था। इसका काम किसके द्वारा किया गया बेटा? जीका के द्वारा किया गया था। तो याद रखना, तो सहायता किसने दी थी बेटा? तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी जीका के द्वारा राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना के तहत काम किया गया। तो याद रखना, इसका उद्देश्य क्या था? वनों और जैव विविधता को बढ़ावा देना, यानी जीवों में पाई जाने वाली विविधता को बढ़ावा देना, पहली बात ये। दूसरी बात, मिट्टी व जल संरक्षण पर काम किया गया। गरीबी उन्मूलन और आजीविका कार्यक्रम पे काम किया गया। किसके द्वारा बेटा? सहयोग से, जीका के सहयोग से काम किया गया। तो याद रखना, जैव विविधता क्या होती है? जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जीवों का संरक्षण कैसे किया जाता है? तो हमने कहा इन सिटू कंजर्वेशन होता है, एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब होता है जो जीव या वनस्पति जहां हैं उनको वही पर्यावरणीय दशाएं, अनुकूल दशाएं उपलब्ध करवाई जाती है, तो उसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन जो जीव और जंतु जहां हैं वहां का एनवायरमेंट उचित नहीं होता है, उनके लिए अनुकूल नहीं होता है, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जब उनको संरक्षण दिया जाता है तो बोलते हैं उसको एक्स सिटू कंजर्वेशन। फॉर एग्जांपल जंतुवाल्य, तो हमने कहा बीकानेर में एक जंतुवाल्य था। उस जंतुवाल्य में भी वहां के बाघ, चीतों को वहां के एनवायरनमेंट की वजह से वो वहां पे अनुकूल नहीं थे, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया और उनको वहां संरक्षण दिया गया। इसलिए जंतुवाल्य के एग्जाम्पल है किसका? एक्स सिटू कंजर्वेशन का। इसी प्रकार से बॉटनिकल गार्डन भी एक्स सिटू कंजर्वेशन का क्या मित्रों? एक एग्जाम्पल माना जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं? आगे अपन बात करते हैं। इसी के साथ में हरित राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी मित्रों? देखो 2009 से 2014 के बीच में होती, और वृक्षारोपण की 5 वर्षीय क्या थी मित्रों? ये योजना थी। तो हरित राजस्थान कार्यक्रम 2009 से 2014 के बीच में हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था बेटा? ये कार्यक्रम हरित राजस्थान मतलब राजस्थान को हरा भरा करना है, अधिक से अधिक वनों को लगाना है, ये इसका प्रमुख काम रखे गए थे। और वृक्षारोपण की 5 वर्षीय योजना थी 2009 से 2014 के बीच में। तो वृक्षारोपण की आपसे पूछे कि 5 वर्षीय योजना कब आई थी? 2009 से 2014 के बीच में 5 वर्षीय योजना को लाया गया था। इस प्रकार से वन धन योजना 12 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। और वन क्षेत्रों के निकट रहने वाले लोगों को विकास, उनकी वनों पर निर्भरता कम करने और रोजगार उपलब्ध करवाने की योजना थी। कौन सी बेटा? वन धन योजना। वन धन योजना, देखो वन से धन है ना, तो वन क्षेत्रों के निकट रहने वाले लोगों के विकास, उनकी वनों पर निर्भरता कम करना और रोजगार के उपलब्ध करवाने की योजना कौन सी थी बेटा? वन धन योजना थी। बात समझ आएगी ना? आगे की अपन बात करते हैं। अब अगला बात करते हैं वन संरक्षण पुरस्कार। क्या देखो, वनों से संबंधित जो पुरस्कार है कौन कौन से दिए गए थे? इसमें देखो अमृता देवी पुरस्कार सभी जानते बेटा, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार सभी जानते हैं। तो आओ हम इस पर चर्चा करते बेटा। देखो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है वनों के संबंध, वनों का संरक्षण करने वाले जो लोग हैं
या व्यक्ति है, संस्था ने उनको क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, इसका प्रारंभ कब होता है बेटा, 1994 में होता। उद्देश्य क्या है, जो वृक्ष लगाते हैं, वनों का संरक्षण करते हैं, वन्य जीवन संरक्षण करते हैं, उनको अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है 1994 में, और इसकी शुरुआत हुई थी। और अमृता देवी जो पुरस्कार दिया जाता है उसके 3 स्तर है, यानी व्यक्तिगत वन संरक्षण राशि दी जाती है, व्यक्तिगत वनों का संरक्षण करता है कोई व्यक्ति तो उसको राशि दी जाती है बेटा 50,000 रुपया। व्यक्तिगत वन्य जीव संरक्षण राशि किया तो व्यक्तिगत वन्य जीवों का भी संरक्षण करता है तो उसको भी कितनी दी जाती है बेटा 50,000 रुपया दी जाती है। और संस्थागत वन सुरक्षा, कोई संस्थान है वन सुरक्षा प्रबंधन का राशि कितना बड़ा 1 लाख रुपया दिया जाता है। तो याद रखना अमृता देवी पुरस्कार में 50,000 रुपये भी दिया जाता है, 50,000 भी दिया था, 1 लाख रुपये भी दिया था। 50,000 दिया था व्यक्तिगत वन संरक्षण को, व्यक्तिगत वन्य जीव संरक्षण को, और संस्थागत वन सुरक्षा प्रबंधन की राशि कितनी बेटा 1 लाख रुपया है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यह था अमृता देवी पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1994 में हुई थी। वृक्षारोपण कार्यक्रम, वन संरक्षण करने वाले लोगों को अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। इसी के साथ के अंदर यदि अपन बात करते हैं तो हमने कहा इंदिरा प्रियदर्शनी वर्ष मित्र पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा उन व्यक्तियों को, संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि विकास क्षेत्र में अग्रणीय काम किया है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यदि अपन चर्चा करें मित्रों तो इसकी राशि कितनी बेटा 2.5 लाख रुपया दी जाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहां आगे अपन बात करते हैं। फिर हमने कह सकते हैं कि राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बेटा 2012 में हुई थी। यानी राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण की पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी बेटा 2012 में होती। और याद रखना कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है बेटा 50,000 रुपया दी जाती है। बस में चलेगा ना भी। देखो आगे बात करते हैं कि राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बेटा 2012 में हुई थी। कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है बेटा 50,000 रुपये दी जाती है। फिर अपन बात करते हैं आगे वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण संबंधित कानून व अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है, याद रखना मित्रों। पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लाया गया था। पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया बेटा 1972 को। फिर बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 को लाया गया था। मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम कब आया 1975 को। तो याद रखना मित्रों पहला कौन सा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बाघ संरक्षण अधिनियम 1973, मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1975 को लाया गया। और साथ साथ में यदि अपन बात करते हैं मित्रों वन संरक्षण अधिनियम 1980 को, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को, हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 को लाया गया, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 को, डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 2009 को। तो याद रखना, वापस बताता हूं मित्रों, एक बार रिवीजन कीजिए। याद रखना कि सबसे पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया 1972 को। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 को, मतलब बाघों को संरक्षण देना है उसका काम 1973 को। मगरमच्छ को संरक्षण देना कब आया था बेटा 1975 को आया। फिर इसी के साथ के अंदर हमने कहा था कि वनों को संरक्षण देना वो अधिनियम 1980, पर्यावरण को संरक्षण देना 1986, हाथी को संरक्षण देना 1992 में, जैव विविधता को संरक्षण देना 2002, डॉल्फिन को संरक्षण देना 2009। इसी के साथ में यदि अपन बात करते हैं ऊंटों को संरक्षण अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऊंटों को संरक्षण। ऊंट हमने कहा ऊंट संरक्षण अधिनियम कब आया 2014 में आया, और गोडावण संरक्षण अधिनियम 2014 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी प्रकार राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ बेटा 14 सितंबर 2010 को जयपुर में किया गया। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ बेटा 14 सितंबर 2010 को कहा हुआ जयपुर में किया गया था। बात क्लियर हुई कि नहीं। आगे अपन बात करते हैं इसी के साथ के अंदर प्रमुख वन एवं पर्यावरण दिवस। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है हमेशा बेटा। प्रमुख वन एवं पर्यावरण दिवस की जब चर्चा की जाती है आपके साथ के अंदर, तो हमने कहा 14 जनवरी, तो 14 जनवरी को क्या बनाया जाता है बेटा जीव जंतु पखवाड़ा। 14 जनवरी वाला जो पखवाड़ा होता है जीव जंतु पखवाड़ा बनाया जाता है। 2 फरवरी वाली बात की थी तो रामसर और विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। कौन सा बेटा रामसर विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब बनाया जाता है 2 फरवरी को। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस बनाया जाता है बेटा, क्या बनाया जाता है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को जल दिवस बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है बेटा जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस बनाया जाता है। इसी के साथ में 22 मई को जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। 16 सितंबर को बेटा ओजोन डे बनाया जाता है। और 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह बनाया जाता है। तो बात के लिए देखो वापस बनाते हैं आपको मेरी बात। देखो सबसे पहले हमने ये कहा मित्रों आपके साथ में कि जो है 14 जनवरी को जीव जंतु पखवाड़ा, 2 फरवरी को रामसर या विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। इसी के साथ के अंदर 22 मई को जैव विविधता दिवस,
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह आगे बनाया जाता है। इसी प्रकार से हमने कहा बेटा वनों को संबंधित संस्था ने 2 प्रकार की, एक तो काजरी है और दूसरी कौन सी बेटा आफरी। काजरी जो है वो किसका कब स्थापित हुई थी बेटा 1959 में स्थापित हुई थी, 1959 में। और इस मुख्यालय कहाँ पे बेटा जोधपुर में, सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ बेटा काजरी के अंदर है। काजरी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है बेटा जोधपुर में होती है। सेंट्रल एराइड जोन, देखो एराइड जोन मतलब हमने कहा एरिड का मतलब मरुस्थलीय जोन पे रिसर्च का काम किया जाता है वहां पे, है ना, तो मरुस्थलीय जोन में, तो इसकी स्थापना जोधपुर में हुई थी 1959 में। और आफरी देखो एराइड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट है मतलब मरुस्थल में जो फॉरेस्ट है वहां पे रिसर्च का काम किया था, इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जोधपुर में है। तो याद रखना वनों से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान आफरी और काजरी आपसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपके साथ के अंदर वनों वाला जो टॉपिक है राजस्थान की वनस्पति में, पहला टॉपिक हमने कहा राजस्थान के वर्गीकरण पे बात किया था, मतलब राजस्थान में वनों के वर्गीकरण पे, वन गणना पे, वन संपदा पे, वनों के पुरस्कार पे, वनों के अधिनियम पे, वनों से संबंधित संस्थानों पे आपके साथ में मैंने आपके साथ में चर्चा की है मित्रों। तो उम्मीद करता हूं मित्रों ये हमारी राजस्थान की वनस्पति वाली जो क्लास है आपको समझ में आई है मित्रों। अगर ये क्लास आपको समझ में आई दोस्तों तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।